हर हर महादेव। आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 105 भाग। यहीं पर जो प्रॉब्लम हम लोगों के सामने नजर आई थी तो हमने और राना सा ने एक फैसला लिया था जो कि उनके और मेरे बीच में रह गया था, जिसके कारण ये संपत्ति तो बच गई लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। कहते हुए जितेंद्र जी ने अफसोस से अपनी आंखें बंद कर ली थी। मतलब, साहिर हैरान होते हुए चौंका था। यही तो वह बात है राना सा, जो कि आज तक इस दिल में छुपी हुई है। हमने ही यह सलाह बड़े राना सा को दिया था, जिसका अफसोस हमें आज तक होता रहता है। यही शूल हमारे दिल को चुभता रहता है, जिसके कारण पूरे प्रतापगढ़ की संपत्ति तो उस चांडाल चौकड़ी के हाथों या फिर किसी और के हाथ बर्बाद हो जाने से बच गई थी, लेकिन उसकी गाज हमारे भगवान जैसे राना सा पड़ गई थी। कहते हुए जितेंद्र जी फफक कर रो पड़े। आपने कुछ गलत नहीं किया है काको सा, अपने मन से यह बात निकाल दीजिए। गलत तो वो लोग हैं जिन लोगों ने संपत्ति की चाह में बाबा सा को मारा है। प्लीज काको सा, इस तरह से रोकर अपनी तबीयत मत बिगाड़ दीजिए। आज बहुत मुश्किल से आपने अपने होंठ खोले हैं तो प्लीज मुझे सब कुछ बता दीजिए, साहिर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, क्योंकि जितेंद्र जी के रोने से मशीन में से आवाज आनी शुरू हो गई थी। मुझे का मतलब था कि मैं ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर तुरंत चला आता और वह फिर इन लोगों को बोलने से रोक देता, और अगर फिर अभी वो चुप रह जाते तो भगवान जाने कब साहिर को ये सब पता चलता। आधी अधूरी बात जानकर अब साहिर के अंदर इतना भी सब्र नहीं था कि वह रुक सके। वह तुरंत ही पूरी बात जानना चाहता था। प्रेम जी ने धीरे से साहिर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, उसे कुछ समय दो, वो हिम्मत बटोर रहा है। साहिर ने हाँ में सर हिलाया। जितनी देर जितेंद्र जी चुप थे, साहिर का दिमाग कई कई कोनों में घूम रहा था। कहने को तो उसमें जितेंद्र जी को समझा दिया था, लेकिन उसका दिल और दिमाग किसी की बात नहीं सुन रहा था। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी ना जाने क्या कारण है कि यह लोग पूरी तरह से चुप रह गए थे और इन लोगों ने किसी के खिलाफ भी इतने बड़े मर्डर केस में एक एक्शन नहीं लिया। एक तरफ से उसका दिमाग जितेंद्र जी और प्रेम जी पर गुस्सा कर रहा था तो दूसरी तरफ उस समय की परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहा था। पूछने के लिए तो उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए वह चुपचाप बैठा हुआ था। दुख, तकलीफ और अफसोस, गुस्सा, भगवान जाने कितना कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, जो कि किसी भी पल गुस्से के रूप में फट सकता था। तभी अचानक से साहिर का फोन बजा। साहिर ने ओवरकोट के जेब में से अपना फोन निकाला। दूसरी तरफ जिंदगी थी। साहिर ने बिना फोन रिसीव किए हुए फोन काट दिया। इस लड़की को भी चैन नहीं है। उसने मोबाइल में घड़ी की तरफ देखा, रात के 1 बजे बज रहे थे। हे भगवान, मुझे तो याद ही नहीं रहा ये लड़की अभी तक जागी होगी। मैंने इसे कहा था कि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फ़ोन करूंगा और काकोसा की तस्वीर भी इस सेंड करूंगा, लेकिन बातों में ही 1 बजे बज गया और मुझे पता भी नहीं चला। साहिर के दिल ने उसे अफसोस दिलवाया था। जिंदगी का जादू उसके दिल और दिमाग में ऐसे चलता था कि जिंदगी का नाम दिमाग में आते ही हर सोच से दिमाग हट जाता था। अब तो पक्का गुस्से में लाल पीली हुई होगी। भगवान का शुक्र है कि सही समय पर दिमाग ने काम करना शुरू किया था। अगर गलती से मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया होता तो बिना जगह और समय देखे ही लड़ाका बीवियों के अंदाज में पहले सुनाकर ही कोई सवाल पूछेगी। जिंदगी का अगला स्टेप याद करते ही साहिर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। नो वे मिस्टर साहिर सिंह राणा, अगर जिंदगी के हाथों से अपनी इज्जत बचानी है तो फ़ोन करने के लिए सोचना भी मत, और अगर जिंदगी के हाथों से अपनी जिंदगी बचाने है तो तुरंत मैसेज करके बात कर लो। साहिर के ब्रिलियंट दिमाग ने ब्रिलियंट आइडिया दिया था। उसने तेजी से एक मैसेज टाइप किया, तुम सो जाओ जिंदगी, मैं आज नहीं आ सकूंगा।
अगर डर लगे तो छोटी माँ सा के कमरे में चली जाना। मैं मम्मी के साथ ही हूँ राना सा, और काकी सा भी यहीं पर है। पापा कैसे हैं? जिंदगी का रिप्लाई तुरंत आया था। काको सा ठीक है, और अब जागने की जरूरत नहीं है। आराम से तुम लोग सो जाओ, मैं उनके साथ हूँ। प्रेम काको सा भी यहीं पर है। कल सुबह काको सा को लेकर ही आऊँगा। गुड नाइट। एक स्वीट इमोजी के साथ साहिर ने अपना मैसेज भेज दिया था। गुड नाइट राना सा, अपना भी ध्यान रखिएगा। जिंदगी ने भी एक मुस्कुराते हुए इमोजी के साथ साहिर के मैसेज का रिप्लाई दे दिया। कुछ देर तक साहिर अपना फ़ोन पकड़े अपनी और जिंदगी की कन्वर्सेशन पढ़ते रह गया था और उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ करके अपने जेब में डाल दिया। राना सा, जितेंद्र जी ने आवाज़ लगाई थी। साहिर सीधे होकर बैठ गया, उसके दिमाग में किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं था। ये ब्रेक उसे काफ़ी हद तक शांत कर गया था। कुछ देर खुद को शांत करने के बाद जितेंद्र जी ने फिर से बताना शुरू किया। आपके बड़े बाबा सा और राना सा दोनों ही अमरिंदर को लेकर काफ़ी परेशान थे। बड़े राना सा की सेहत उस समय अच्छी नहीं लग रही थी। तब हमने राना सा से कहा कि अमरिंदर जिन जिन जमीनों को बेचना चाह रहे हैं, उन जमीनों में एक वैल्यू लगवा लेते हैं और अमरिंदर एक परमानेंट कागज़ बनाकर सिग्नेचर कर दे और आपके नाम उसी समय बड़े बाबा सा की जिंदगी में ही लिख दे कि भविष्य में वह इन जमीनों पर अपना अधिकार नहीं दिखा सकते, क्योंकि इन जमीनों के पैसे वह ले चुके हैं और बाकी जो जमीनें उनके पास रह जाएंगी, उस जमीनों को हम भी धीरे धीरे उनके हाथों से निकाल लेंगे। क्योंकि एक मुश्त उस वक्त हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन भविष्य में पैसा आने की संभावना थी। उसी वक्त हम लोगों को एक गवर्नमेंट टेंडर मिला था जो कि हमारी जमीनों पर बनने वाला था। इसमें गवर्नमेंट के साथ हमारी 50% की भागीदारी थी जमीन के कारण, और जो काम हम कर रहे थे वो तो पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। राना सा को हमारा विचार अच्छा लगा था। बंटवारे के समय इसी मैटर पर बात हुई और अमरिंदर तो उसी समय इस चीज़ के लिए गुस्से में आ गया था, क्योंकि उसे जमीन को बेचना ही नहीं था। वो खुद यहीं रहकर काम करना चाहता था, लेकिन बाद में शायद इसी चांडाल चौकड़ी या फिर अमला ने, जिसने भी उसे जो कुछ भी समझाया हो, जिस दिन परमानेंट कागज़ बन रहे थे उस दिन उसने एक अच्छा खासा अमाउंट इसके लिए मांग लिया, जिस अमाउंट को देने के बाद हमारे पास काम के लिए पैसे नहीं बच रहे थे। राना सा ने कहा कि तुम आधे पैसे ले लो, आधे जब काम हो जाएंगे तो मैं तुम्हें धीरे धीरे दे दूंगा, लेकिन अमला इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो रही थी। जाने क्यों उस वक्त मुझे अमला का व्यवहार कुछ संदिग्ध सा लगा और उन लोगों के जाने के बाद मैंने राना सा से यह बात कह दी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अमरिंदर और उनकी पत्नी यह सब कुछ बेचकर यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। राना सा हमारी बात सुन ही रहे थे कि यह बात दरवाजे के पीछे खड़ी अमला ने भी सुन लिया था और सुनने के बाद वह तुरंत सामने आई। आपसे समझदार तो आपका यह नौकर है। ये तो समझ गया कि हम अपनी सारी संपत्ति को यहाँ से बेचकर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें आप पर भरोसा नहीं है। आप हमारी सारी संपत्ति डकारना चाहते हैं। अमरेंद्र तो बेवकूफ़ है, वह आपकी नीयत नहीं समझता। वह आपको राम समझकर आपके पीछे लक्ष्मण बना हुआ फिरता है, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। हमें हमारे पूरे पैसे दे दीजिए, उसके बाद आप चाहे जो कीजिए, अमला ने सीधे सीधे से कहा था। राना सा तो अमला की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गए थे। इतना बड़ा इल्जाम सुनकर, या फिर जैसे भी हो, उस वक्त राना सा बहुत गुस्से में थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोले थे। प्रेम भी उस वक्त वहीं पर था। जितेंद्र जी ने प्रेम जी की तरफ देखते हुए कहा, मैं उसी वक्त अमला को जवाब देना चाहता था, लेकिन भाई सा ने मुझे रोक लिया था। रिश्ते के लिहाज से वो कोई बात भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी अमला की बात उन्हें चुभी थी, इसलिए उन्होंने अमला से कहा कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो और अपनी पूरी संपत्ति के पैसे लेने चाहती हो
तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि एक मुश्त सारा पैसा दे सकूं, लेकिन अब मैं तुम लोगों को रोकूंगा नहीं। क्योंकि जितेंद्र मेरा नौकर नहीं, मेरा भाई है और इसने अपने व्यवहार और काम से अमरिंदर से भी ज्यादा ऊंची जगह मेरे दिल में बना ली है, प्रेम ने बताया। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी अमला काकीसा ने कुछ नहीं कहा। साहिर ने जबरदस्त हैरान होते हुए पूछा। प्रेम जी और जितेंद्र जी ने इनकार में सर हिला दिया। नहीं, स्वभाव की जबरदस्त तेज अमला ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने कुछ कहने का नहीं बल्कि करने का निर्णय ले लिया था। वैसे भी वह तो यही चाहती थी कि वो यहाँ से कहीं दूर चले जाए। अमरिंदर को लेकर विदेश में बसने का निर्णय ले चुकी थी, पर अमरिंदर ही अपने माँ बाप के प्रेम के कारण कहो या फिर अपनी जमीन से जुड़े होने के कारण कहो, यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। अमला को लगता था कि राणा सा उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे, और जब राणा सा ने यही कह दिया कि हम तुम्हें रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, तो अब अमला को क्या चाहिए था। और इस चीज का पता हमें बहुत बाद में चला। बंटवारा के सारे कागज तैयार हो गए थे। उस वक्त जो टेंडर भरा जा रहा था उसको हमने छोड़ दिया। उसमें लगने वाली जो राशि थी, उसके अलावा अब तक जो हमारी बचत थी, वो सारे पैसे निकालकर, और साथ में आपकी माँ सा के कुछ गहने थे, उन सब को बेचकर एक बड़ी अमाउंट तैयार हुई थी। आपके बाबा सा ने सारा पैसा एक हाथ से अमरिंदर को दे दिया और सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली थी। कुछ छोटी मोटी चीजें बच गई थी जो कि अमरिंदर ने देने से इनकार कर दिया था, और साथ में ये भी कहा था कि हम इन्हें कभी नहीं बेचेंगे क्योंकि इनमें हमारी भावनात्मक जुड़ाव वाली चीजें हैं, जैसे कि जो उनके जन्म पर उनके नाना सा ने उनके नाम लिखे थे, यानी कि प्रेम के बाबा सा ने। हम सब मान गए थे। वैसे भी उस समय लिखी हुई बातों से ज्यादा इंसान की कही हुई बातों का मोल था। पर यहीं पर हम लोगों से एक बड़ी भूल हुई थी। हम लोगों से पंचायत में ये कहने के बाद भी अमरेंद्र ने वह जमीन 17,000 रुपये में प्रतीक सिंह सिसोदिया के नाम लिख दी थी। ये प्रतीक सिंह सिसोदिया प्रदीप सिंह सिसोदिया के बड़े भाई है, जो अभी फिलहाल में दिल्ली में ही रहकर सिसोदिया का बिजनेस देखते हैं। ये वही जमीन है जिस पर वेस्टर्न ग्रुप अपना हेड ऑफिस बनाना चाह रहा था, जबकि भूतकाल में यह जमीन वेस्टर्न ग्रुप के मालिक यानी अमरिंदर की ही थी, पर उसने अपनी बेवकूफ़ी से जमीन अपने हाथों से गंवा दी थी, और अब इसी जमीन की मुंह मांगी कीमत देकर किसी तरह से हासिल करना चाहता है। इसी जमीन के लालच में जिंदल जिंदगी से शादी कर रहा था, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था कि बडेरा नासा ने इस जमीन को सुरक्षित करने के लिए यह जमीन जिंदगी के नाम से लिख दी है। जिंदगी के नाम से ये करोड़ों की जमीन लिखने का एक बहुत बड़ा कारण हो गया था। जब आपके बाबा सा को ये बात पता चली अमरिंदर नहीं है जमीन बेच दी है, तो उन्होंने तुरंत जाकर 24 घंटे के अंदर रजिस्ट्री कैंसिल करवा दी। बंटवारा के नियम के अनुसार वह जमीन अमरिंदर सिंह किसी को भी नहीं बेच सकते थे। अभी तो बड़े बाबा सा भी जिंदा थे, लेकिन प्रतीक सिंह सिसोदिया ने पैसा दिया था, इसलिए प्रतीक सिंह सिसोदिया इस चीज के लिए कोर्ट में चले गए थे। जब कोर्ट में इस जमीन की सुनवाई होने लगी तो सारे सबूत हमारे पक्ष में खुलने लगे। इस पर प्रतीक ने यह बात अमरिंदर से कह दी। अमरिंदर उसी समय ऑफिस में मेरे पास आए और यहाँ पर मेरे साथ झगड़ा किया। उन्हें इस चीज़ की जानकारी हो गई थी कि राणा सा को यह आइडिया मेरा दिया हुआ है कि इस तरह से बंटवारा करने पर अमरिंदर किसी भी जमीन को बेच नहीं सकेंगे। इस बात पर अमरिंदर मुझ पर गुस्सा थे और गुस्सा होना उनका लाजमी भी था। हमेशा की तरह से मैं बात को शांति से ही हल कर रहा था, लेकिन अमरिंदर मेरे ऊपर हाथापाई के लिए तैयार हो गए। उन्होंने ऑफिस में मुझे मारना शुरू कर दिया। वो राणा सा के छोटे भाई है, मैं उन पर हाथ नहीं उठा सकता था, लेकिन पता नहीं कैसे उसी समय राणा सा भी चले आए। अब अमरिंदर उनसे उलझ गया, तो उन्होंने गुस्से में उस दिन अमरिंदर पर हाथ उठा दिया।
दोनों भाई के बीच ऑफिस में ही जबरदस्त लड़ाई हुई। बात जब घर तक आई तो बड़े राणा सा ने मेरा नासा का पक्ष लिया और अमरिंदर को अच्छे से समझा दिया क्योंकि गलती कहाँ कहाँ है। लेकिन कोई भी इंसान अपनी गलती मानने को तैयार कहाँ होता है। गुस्से में अमरिंदर अपना पूरा परिवार लेकर यहाँ से चले गए। उस दिन प्रेम यहाँ पर नहीं थे क्योंकि उसी दिन अर्जुन या अभिज्ञा का जन्म होने वाला था। हालांकि मैंने बीच बचाव करने की कोशिश की थी। मैंने ये कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब इस बात को तोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अमरिंदर कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे और राणा सा तो उन्हें माफ करने को तैयार नहीं थे। इसके बाद उस जमीन पर जबरदस्त केस चला। दोनों तरफ से इस जमीन को आन बान शान की लड़ाई बना दी गई थी। ना सिसोदिया पैर पीछे खींचने को तैयार हो रहे थे और राणा सा तो किसी हाल में पीछे हट नहीं सकते थे। जिस दिन जिंदगी का जन्म हुआ है उसी दिन वो जमीन का फैसला हमारे पक्ष में आया है। आगे उस जमीन पर कोई झगड़ा न हो या परेशानी न हो, या फिर उन्होंने जैसा सोचा हो। उनके हिसाब से तो जिंदगी उनके घर में खुशियों की चाबी थी, इसलिए राणा सा ने बिना किसी को बताए हुए उसी दिन उस जमीन की रजिस्ट्री जिंदगी के नाम से कर दी और उसके जन्म के उत्सव में उन्होंने ये सारे कागज मात्र 6 दिन की जिंदगी के हाथ में थमा दिए थे। हम सब उनके फैसले से चकित थे, लेकिन उनके फैसले के आगे बोलने का अधिकार किसी के पास नहीं था। इसी तरह से जिंदगी चलती जा रही थी। अमरिंदर के जाने के बाद जिंदगी का जन्म इस घर में खुशियों का सवेरा लेकर आया था, ऐसा राणा सा कहते थे। भगवान जाने जिंदगी के हाथों में ऐसा क्या था। एक नासमझ लड़की जिस चीज पर हाथ रख देती थी वह चीज सोना हो जाती थी। मतलब कि जिस टेंडर को कह देती थी वह टेंडर हमें उम्मीद से 10 गुना फायदा देने लगा था। मैं यह नहीं कह रहा कि जिंदगी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन इन सब चीज़ों में जिंदगी एक जरिया बनती जा रही थी और उतना ही वह आपके बाबा के नज़दीक आती जा रही थी। जितेंद्र जी बता रहे थे। ऐसी कई सारे किस्से हैं। जब जिंदगी ने भाई सा को जाते वक्त कुछ कहा और भाई सा ने सारा काम छोड़कर उसकी बात मानी और उस बात पर उनको उम्मीद से 10 गुना फायदा हुआ। कई बार तो उसने भाई सा की जान भी बचाई। प्रेम जी ने कहा, एक बार तो उसने कहा कि आज आप दिल्ली नहीं जाएंगे, जबकि उस दिन हमारा दिल्ली जाना बहुत जरूरी था। मैं, भाभी सा और भाई सा तीनों तैयार होकर दिल्ली के लिए निकल रहे थे, लेकिन जिंदगी मुंह फुलाकर बैठ गई। अगर हम लोग गए तो बात हमसे नहीं करेगी, तो भाई सा ने कहा कि रहने दो प्रेम, पैसे का नुकसान ही होगा ना। हमारी बेटी कह रही है कि हमें दिल्ली नहीं जाना चाहिए तो हम नहीं जाएंगे। भाभी सा काफी नाराज हुई थी। गुस्से में अच्छा खासा भाई सा को सुनाया था, लेकिन शाम तक खबर आई कि जिससे कंपनी के साथ मीटिंग के लिए जा रहे थे और जहां पर यह मीटिंग होने वाली थी उस होटल में आग लग गई और कोई नहीं बचा था। प्रेम जी ने आगे बताया, और यही कारण था कि भाई सा की जान जिंदगी के अंदर बसती थी। साहिर के होठों पर मुस्कुराहट खेल गई थी। मेरी जिंदगी ऐसे ही है, इसी तरह से तो उसने मेरी भी जान बचा ली थी। साहिर के दिमाग में यह बात आई थी। तभी अचानक से याद आया कि उसी दिन एक्सीडेंट भी हुआ था और बाबा सा के एक्सीडेंट से अमरिंदर काकोसा का क्या कनेक्शन है। साहिर ने पूछा। प्रेम जी और जितेंद्र जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब तो साहिल के दिल में हलचल सी मचनी शुरू हो गई थी। जिस तरह से वह दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे उसको देखकर लग रहा था कि अमरेंद्र ने ही राणा सा की हत्या की प्लानिंग रखी थी। बताइए ना काकोसा, क्या अमरिंदर काकोसा ने ही बाबा सा की हत्या करवाई थी? साहिर ने उतावला होते हुए पूछा। उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर सारे सबूतों और गवाहों पर नज़र से देखे तो हाँ, प्रेम जी ने एक लाइन में कहा। क्या? साहिर अपनी जगह से उछल गया था, लेकिन अगले ही पल गुस्से में वह वहां से उठकर बाहर की ओर निकलने लगा।
क्या सच में अमरिंदर सिंह ने अपने बड़े भाई शमशेर सिंह की हत्या करवाई थी? यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।